हेलो क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडो श्रीलंका रिलेशन। देखिए, इंडिया श्रीलंका रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं क्योंकि इंडियन ओशन में इकलौता स्ट्रेटेजिक पार्टनर है हमारा, और इससे हम रिलेशन अपने ख़राब नहीं कर सकते। तो ये रिलेशन बहुत काउंट करता है और वक्त के साथ इसको सुधारना भी ज़रूरी है। जो गड़बड़ी चल रही है उसे ख़त्म करे बिना काम नहीं चलेगा। मैं सात्विक आपके लिए लेक्चर लाया हूँ, होपफुली आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा, और कोई इशू लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में श्योरली बताइए। देखिए, हम लोग लेक्चर बनाते हैं तो लेक्चर में कमियां हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इनको सॉर्ट आउट आप ही लोगों को करना है। तो अगर आपको कोई भी एडवाइस देनी है, कोई भी राय देनी है, आप मुझे बिंदास दीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा टीचर हूँ कि आप मुझे कुछ बताएंगे तो मुझे बुरा लगेगा। मैं उससे इम्प्रूव करने की 100% कोशिश करूँगा ताकि आपकी चीज़ों को समझूँ और उसको सही कर पाऊँ। तो आप मुझे बिना किसी वरी के बता सकते हैं कि सर ये चीज़ें और इसमें अमेंड करने की ज़रूरत है। चलिए बिना देरी के अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पर बिफोर वी बिगिन, आपको देखना है कि एग्ज़ाम प्री का पोस्टपोन हो चुका है। अब हमारे पास टाइम है। हाँ, टाइम है, बट कुछ लोगों के पास पैसे नहीं है। तो ऑल ओवर इंडिया जिनके पास मनी नहीं है उनकी सपोर्ट के लिए प्राप्ति आईएएस खड़ा हुआ है। हम आपको ये सपोर्ट करते हैं कि 1,80,000 फीस की जगह 5,999 रुपये जमा करके 12 महीने में जीएस प्री कम्स मीन्स पढ़ सकते हैं। इस रजिस्ट्रेशन अमाउंट के साथ और आपको क्या करना है उसके लिए डिटेल्स आपको नीचे दी गई है स्क्रीन पे। आप ये नंबर ले लीजिए और इन नंबर्स पे आप व्हाट्सएप पे कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं। आइए इंडिया श्रीलंका रिलेशन स्टार्ट करते हैं। इंडिया श्रीलंका रिलेशन जो है इसे इंडो श्रीलंका रिलेशन भी कहा जाता है। ये बायलैटरल रिलेशन है। इसमें अगर मज़ेदार बात है कि सिर्फ 4% श्रीलंकन्स हैं जो नेगेटिव ही रखते हैं इंडिया के लिए। बाकी सारी कंट्री जो है वो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है। इन दोनों के बीच में इकोनॉमिक टाइज भी अच्छे हैं। ये लार्जेस्ट पार्टनर है हमारा, ठीक है। दूसरा ये है कि प्रोटो सिंगल मार्केट है जिसमें हमें एडवांटेज स्टेज मिलता है जिसमें हम फ़ायदा ले सकते हैं। इंडिया श्रीलंका एक मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करती है, तो जाहिर सी बात है इंडिया इकलौता नेबर है श्रीलंका के पास जो इसे पाल्क स्टेट से डिवाइड करता है। दोनों नेशन में स्ट्रेटेजिक पोजीशन है साउथ एशिया, और इन सब में कॉमन सिक्योरिटी अम्ब्रेला है जो इंडियन ओशन में है। इनको ध्यान देना होता है। जाहिर सी बात है दोनों को मिलकर सिक्योरिटी करनी है इंडियन ओशन की। बट श्रीलंका और इंडिया दोनों कॉमनवेल्थ नेशन भी हैं, और दोनों ने क्या किया है, श्रीलंका का जब सिविल वॉर चल रहा था तो इंडिया का इंटरवेंशन हुआ था इस टाइम पे। श्रीलंका इसी टाइम से कुछ दिनों से अब क्या हो रहा है, श्रीलंका इस टाइम के बाद थोड़ा सा इंडिया से बुरा लगा कि भाई ये सिर्फ तमिलियन का साथ देते हमारा नहीं देते। पर कुछ सालों में हमने देखा है कि ये श्रीलंका चाइना की तरफ ज़्यादा जा रहा है। और जैसे ही न्यूक्लियर एनर्जी डील साइन होती है, नेवल एग्रीमेंट होता है, इसके बाद इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी डील साइन करती है टू इम्प्रूव रिलेशन, और न्यूक्लियर एनर्जी पैक्ट बनता है श्रीलंका में 2015 में। इंडिया श्रीलंका का इंटरवेंशन जो था न्यूक्लियर श्रीलंकन सिविल वॉर में, ये देख लीजिए। अगर आप देखें 70s 80s तक यहाँ पे सिविल वॉर चला है। यहाँ पे टाइगर्स ऑफ तमिल एम्बलम थे, इनकी बात चल रही है। तो लिट्टे यहाँ पर फैला हुआ था बहुत ज़्यादा। तो जाहिर सी बात है रॉ जो थी उनको यूज़ किया गया इनमें। चाइना ने श्रीलंका ने पहले ब्लेम किया कि भाई रॉ जो है वो मदद कर रही है, आर्म्स दे रही है, इनको पैसा दे रही है। उसके साथ प्रॉब्लम आई, इनकी खुद की पॉपुलेशन इनको परेशान कर रही थी इस मैटर में। तो इंडिया ने डिसीज़न लिया कि चलिए हम इस सिविल वॉर में इंटरफेयर करते हैं। और जाफना एक डिस्ट्रिक्ट है श्रीलंका में, वहाँ पर सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। इसके लिए इन्होंने कहा कि चलिए हम श्रीलंका की गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। कई नेगोशिएशन हुए, एक एग्रीमेंट बना जिसमें तमिल एरिया के मिलिटेंट थे, उन्होंने अपने आर्म्स छोड़े, और उसके बाद पीस कीपिंग फोर्स रखी जिसे इंडिया पीस कीपिंग फोर्स बोलते हैं। ये इनको देख रहे थे। इंडियन फॉरेन पॉलिसीज चली, श्रीलंका के सिविल वॉर में इन्होंने इंटरफेयर किया। अब ज़ाहिर-सी बात है जब ये किया तो एक्सटर्नल पावर्स की सिचुएशन जब यहाँ आती है तो ज़ाहिर-सी बात है सिनेलीज़ को ये लगा, जो श्रीलंका की मेन पॉपुलेशन है, कि भाई ये तो इन्हीं का फ़ायदा दे रहे हैं, और सबको ये लगा कि भाई ये तो प्रॉब्लम देगी। इससे इंडिया को भी काफ़ी दिक्कतें हुई। अब इसके बाद क्या हुआ, लिट्टे एंगेज हुई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में इंडियन आर्मी के साथ। तो इंडियन आर्मी अपने 1,000 सोल्जर्स जब मर गए तो इंडिया ने छोड़ दिया इसे। इसके बाद इंडिया श्रीलंका एक अकॉर्ड हुआ था जिसमें इन्होंने बताया था कि देखिए जैसे लैंड बाउंड्रीज एग्रीमेंट हमारे यहाँ है वैसे आप कर लीजिए। इन्होंने कहा कि मान लीजिए श्रीलंका में ये एरिया है, यहाँ पर सिर्फ तमिल्स रहते हैं, तो आप यहाँ सिनलीज़ को भी फैला दीजिए। जैसे अरुणाचल प्रदेश की बात करिए, सिक्किम की बात करिए, सिख भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, मुस्लिम्स भी रहते हैं, यूपी वाले भी, बिहार वाले भी, दिल्ली वाले भी। तो इससे क्या होता है कि ये स्टेट कभी अलग नहीं हो सकता। वैसे आप अगर इस एरिया में ये कर दें कि अपनी पॉपुलेशन भी डाल दें तो अच्छा होगा। श्रीलंका ने भी प्रोटेस्ट किया था कि इंडियन पोस्ट गिविंग फोर्स जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो उस टाइम पे जो प्रेमा दासा बैठे थे उन्होंने कहा विड्रॉल कर लो। तो मार्च 1990 में हमने पूरी अपनी आर्मी विड्रॉल कर ली, और मई के 1991 में लिट्टे के किसी लीडर ने आके राजीव गांधी को मार दिया।
इससे रिजल्ट हुआ इंडिया ने भी इनको टेररिस्ट, इंडिया डिक्लेयर टू बी टेररिस्ट आउटफिट। अब इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना दे किया, और 90 के बाद रिलेशन हमारे स्ट्रांग हुए और पीस प्रोसेस के लिए लगातार इन्वॉल्व करने की कोशिश की श्रीलंका को इंडिया ने, कि भाई पीस टॉक करिए तभी फ़ायदा होगा। तमिलियन का इशू क्या था भाई, श्रीलंका में तमिलियन थे, उनको सिटीजनशिप नहीं दी जाती थी तो भाई उनको गवर्नमेंट में भी ज़्यादा बड़ा रोल नहीं दिया जाता था। भाई कई सारे तमिलियन पहले से वहाँ बसे थे, और क्योंकि इंडिया का रूट था तो जाहिर सी बात है कुछ इशू होंगे। मेजोरिटी ऑफ तमिल जो थी उसे श्रीलंकन सिटीजनशिप देने से मना कर दिया, और वो गरीब रह गए वहाँ पर। लिंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन आया, सिन्हलीज की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज थी श्रीलंका की, और तमिल अपनी भाषा बोलना चाहते थे, तो ये प्रॉब्लम आई। रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, बुद्धिस्ट को प्राइमरी प्लेस दिया गया स्टेट में, और जो तमिल इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन को हायर लर्निंग के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता था, उनको हायर एजुकेशन नहीं दी जाती थी। मूवमेंट क्या हुआ, तमिल ने इस ऑपरेशन के लिए मूव किया, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट किया 70s में, बट ये ट्रेंड अच्छा नहीं चला, और इसके बाद इसने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन गया जिसे लिट्टे बोला जाता है। लिट्टे की फॉर्मेशन 1976 में हुई थी। इसने कोशिश की थी कि हम अपने तमिल स्टेट को अलग से गोरिल्ला वॉर एक्ट में लगा देंगे, बट इसके बाद ये सिन्हलीज थोड़ा और सीरियस हुए, पर राजीव गांधी को जब मार दिया गया, इसके बाद बहुत सारी कैजुअलिटीज़ हुई, और लिट्टे को 2009 में इन्होंने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। अब लिट्टे वहाँ पर कहीं पे भी नहीं है। इंडिया के लिए कंसर्न क्या है, इंडिया के लिए कंसर्न है कि भाई जितने भी रिफ्यूजीज़ थे अब उनको कहाँ सेटल करें, कैसे करें, उनका क्या काम होगा, उनके क्या इश्यूज़ हैं, इनको कैसे टैकल किया जा सकता है। अब इन्होंने फियर ये किया कि भाई जाहिर सी बात है वो वापस अंदर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये सारे इश्यूज़ भी थे। तो एक चैलेंज था कि उनको रिहेबिलिटेट कैसे करें। उसके बाद तमिल के सेंटिमेंट से इंडियन गवर्नमेंट जो है वो भी भाई देखती है कि श्रीलंका के तमिल्स जो हैं उनके साथ हमारे रिलेशन श्रीलंका अच्छे रखे ताकि वो हमारे यहाँ ना आ जाएँ। उसके बाद और भी और जो है क्या इंटरेस्ट, और तमिल का क्वेश्चन जो है इंडिया भी क्या है कई बार इसके क्वेश्चंस को उठाती है, तो जाहिर सी बात है चाइना इन्फ्लुएंस अब इंडियन ओशन में आएगा तो दिक्कत है। तो हमें नहीं चाहिए, कोशिश करें कि हम श्रीलंका में तमिलियन इशू को बहुत ज़्यादा पर्सनली देखें। इसके बाद जब ये रिलेशन हमारे बिगड़े उसके बाद फिर हमने कोशिश की करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, अभी रिसेंटली आरबीआई ने किया है कि आप यूएसडी 4 मिलियन का करेंसी स्वैप कर सकते हैं ताकि आपका फॉरेन रिजर्व बढ़े और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए, जबकि कोविड के टाइम पे आपकी बुरी हालत है। फिर हाई लेवल एक्सचेंज होता है, पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया श्रीलंका की हाई लेवल मीटिंग करती हैं। इंडिया जो है वो सपोर्ट करता है अगेंस्ट टेररिज्म, जो टेररिज्म है उसके अगेंस्ट इंडिया को सपोर्ट मिलता है। श्रीलंका के सिविल वॉर के बाद भी गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये श्रीलंका टू एक्ट अगेंस्ट टेररिस्ट फोर्सेस, बिल्कुल सही बोला उन्होंने। हाउसिंग प्रोजेक्ट, जो वहाँ पे तमिल्स बचे हैं उनके साथ हाउसिंग प्रोजेक्ट है, 50 हाउसेज बना रहे हैं जो सिविल वॉर में इफेक्टेड थे, और वर्कर्स को प्लांटेशन एरिया वगैरह सब दे रहे हैं। फिशरमैन इशूज़ जो है इसको प्रॉक्सिमिटी दी जा रही है कि भाई इसको देखा जाए, पाल के स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार में इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस इशूज़ को देखा जाए। इसका जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, मित्र शक्ति और नेवल एक्सरसाइज है श्रीनेक्स। इसके बाद बिम्स्टेक और शार्क में भी ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सागर, श्रीलंका सपोर्ट इंडियन कंसर्न फॉर द सिक्योरिटी ऑफ इंडियन ओशियन, तो नेबरहुड फॉर्सी के थ्रू ये सागर प्रोजेक्ट लेके आए हैं, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल द रीजन के नाम से। इसके बाद बेटा लाइन ऑफ क्रेडिट है, यूएसडी 4 मिलियन की इन्हें लाइन ऑफ क्रेडिट दी है इन्होंने कि भाई आप चाहें तो ये कर सकते हैं, और एडिशनल 50 मिलियन दिए श्रीलंका को ताकि वो टेररिज्म एक्टिविटीज़ से अपने आप को सिक्योर कर पाए। इसके बाद श्रीलंका पाकिस्तान के रिलेशन की बात करो तो अभी पाकिस्तानी पीएम 2 दिन की विजिट पे गए थे। इसके बाद इस विजिट ने क्या किया, फेयर अमाउंट ऑफ कंट्रोवर्सी डाल दी, क्योंकि क्योंकि एक इनविटेशन था जिसे कैंसिल किया गया कि आप श्रीलंका की पार्लियामेंट में एड्रेस कर सकते हैं। इंडिया ने भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जब श्रीलंका पाकिस्तानी पीएम जा रहे थे तो इंडिया ने अपना एयरफील्ड खोल दिया कि आप हमारी एयर स्पेस को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब से ये सब चला है टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान की तरफ से, तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने अपने एयर स्पेस बंद कर रखे हैं, बट पीएम के लिए हमने खोले। कोलंबो विजिट ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है ये ज़रूरी इसलिए क्योंकि अभी वोटिंग होनी है, उसके लिए भी काउंट करता है। कोविड के बाद जब ये गए थे तो वहाँ पर ये कंसर्न लेके गए थे, क्योंकि श्रीलंका में कोविड की डेथ के बाद बहुत हाई रूल्स हैं कि वहाँ पर बरियल नहीं होगा, उन्हें सीधे क्रीमेट किया जाएगा, जलाया जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें वहाँ पर हैं, और मुस्लिम कम्युनिटी के साथ ये एक्सटेंशन देना नहीं चाहते। ट्रेड टाइज की बात करें, पाकिस्तान श्रीलंका का सेकंड ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया के बाद। श्रीलंका पाकिस्तान में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो 2005 में हुआ था। श्रीलंका पाकिस्तान टॉप एक्सपोर्ट्स करता है श्रीलंका से टेक्सटाइल एंड सीमेंट। श्रीलंका जो चीज़ें लेती है वो टी, रबड़ और रेडीमेड गारमेंट्स है। कल्चरल टाइज की बात करें तो पाकिस्तान इवोक्स क्रिकेट एंड बुद्धिज़्म, तो बुद्धिज़्म और क्रिकेट की बात करते हैं। आज श्रीलंका के साथ इनके डीप कनेक्शन भी हैं।
लास्ट डिकेड में देखिए पाकिस्तान कई सारे प्रोजेक्ट करता है, एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट जो हैं उनको प्रमोट करता है, कल्चरल टाइज श्रीलंका के रखने हैं। डिफेंस टाइज की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है श्रीलंका और पाकिस्तान बायलैटरल रिलेशन है। 1971 की वॉर में पाकिस्तान एयरफोर्स के जेट जो थे वो बेटा श्रीलंका में रिफ्यूल हो रहे थे। इंडिया ने पीस कीपिंग फोर्स रखी थी तो एक्टिव डिफेंस सपोर्ट श्रीलंकन मिलिट्री को मिला था पाकिस्तान का, जब इंडिया ने अपनी पीस कीपिंग फोर्स हटा दी थी। और इसके बाद चलेंगे तो श्रीलंका जो है वो आर्म एंड एमुनिशन देती है, ठीक है, और वेल ट्रेनिंग करती है इनके पायलट्स की। गोटाबाया डिफेंस सेक्रेटरी जो है वो पाकिस्तान गए थे जब 2008 में, तो उन्होंने कहा था कि हमें मिलिट्री सप्लाई में असिस्टेंस करें। दोनों की नेवल एक्सरसाइज होती है अमन के नाम से। इंडिया का ऑब्जर्वेशन क्या है, श्रीलंका क्लोजेस्ट है हमसे, सारे हमारे टाइज हैं, तो जाहिर सी बात है अगर पाकिस्तान वहाँ पर जाता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कतें होंगी हमें। इसके बाद कंसर्न क्या है, पाकिस्तान का आज की रोल में कोई कंसर्न नहीं है, कोई सीरियसली नहीं है वो क्या करना चाहता है, और ईस्टर्न श्रीलंका में वो क्या आइडियोलॉजी लेके जा रहा है उसकी बात नहीं है। इसके बाद न्यू मॉस्क बनाने के लिए वेस्ट एशिया में इन सब चीज़ों में भी देखा गया है। इसके बाद ट्राइड की बात करेंगे तो भाई पाकिस्तान और ये जो हैं अकेले ऐसे नहीं आ रहे, क्योंकि ये क्या हुआ है, पाकिस्तान ने श्रीलंका को कहा है कि हम आपको अपना एयरक्राफ्ट देंगे, ठीक है, JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट जो पाकिस्तान बनाएगा, बट ये जो है ये को प्रोड्यूस करेगी चाइना की चिंडगू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन। तो भाई इंडिया चाइना पाकिस्तान की बात करो तो पाकिस्तान चाइना बहुत क्लोज हैं और ये श्रीलंका में ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं। इसके बाद श्रीलंका ने क्या किया बेटा, कोलंबो पोर्ट जो बन रहा था उसमें हमने एक प्लेस ले रखा था जहाँ पर हम हेल्प कर रहे थे इनको, और इस प्लेस को बनाने में हमारे साथ जापान भी जुड़ा हुआ था, तो इस टाइज से इन्होंने हमें बाहर कर दिया है। आज वो टाइज हमारे साथ नहीं है। ईस्ट टर्मिनल हम बना रहे थे तो जाहिर सी बात है ये उन्होंने कहा अब हम खुद बनाएंगे। इसमें इंडिया जापान दोनों पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ जुड़े हुए थे। यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि भाई इससे ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्यों रखता था, क्योंकि ये जो हम बना रहे थे बेटा ईस्ट टर्मिनल, इसी के पास कोलंबो पोर्ट है, 3 किलोमीटर दूर चाइना अपना इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिटी पोर्ट सिटी बोलते हैं वो बना रहा है। चाइना की कंट्रोवर्सी ऑलरेडी हम्बनटोटा प्रोजेक्ट की हमारे यहाँ चल रही है। इसके बाद ये चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, तो कहा जाता है कहीं ना कहीं इसके पीछे एक ही चीज़ है कि कोई ना कोई गेम खेला जा रहा है, इसलिए हो रहा है। तो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो थे जयशंकर, ये विज़िट करते हैं, ये यहाँ पहुँचते हैं तो डेवलपमेंट की बात करते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो इन्हें कंपनसेटरी ऑफ़र दिया जाता है। वो कहते हैं 2019 के इस एग्रीमेंट से हम बाहर नहीं आना चाहते थे, बट इंडिया को हम 85% स्टेक नहीं दे सकते, हम 49% से ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि इस बार हम कोई भी पोर्ट अपने पास रखना चाहते हैं, किसी को देना नहीं चाहते। इंडिया को रीथिंक किसने करना है, इन्होंने कहा है कि एक काम करिए आप वेस्ट टर्मिनल जो है वेस्ट टर्मिनल आप ले लीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप चेंज कर लीजिए, ईस्ट की जगह वेस्ट ले लीजिए, वेस्ट की जगह ईस्ट। तो यहाँ पे क्या है, ऐसा नहीं है कि ईस्ट टर्मिनल हम नहीं ले सकते। ईस्ट टर्मिनल में इश्यूज़ ये हैं कि वो ऑलरेडी तैयार है तो उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है, बट जो वेस्ट टर्मिनल था वो मैं स्टार्टिंग से बनाना था, तो जाहिर सी बात है कंपनी को भी देखना पड़ता है। इसके बाद जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं महिंद्रा राजपक्षे, उन्होंने कैंसिल किया 2019 का एग्रीमेंट और बहुत अनपॉपुलर हुए। इस टाइम पे क्या हुआ, वहाँ पर बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे थे, उन सब चीज़ों को भी देखना था। अब गवर्नमेंट को ये देखना है कि भाई ऐसा क्या हो, प्राइवेटाइजेशन ना हो। तो और एक चीज़ ये मानी जाती है कि जो पोर्ट का कैंसिलेशन हो वो कहीं न कहीं चाइना का फैक्टर है, क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रही है उनकी पॉलिसीज़ में। तो अभी भी ये है कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कोलंबो गए थे जनवरी में इसी रिगार्ड में, और ज़ाहिर-सी बात है कि हम चाहते थे कि जो हमारा ईस्ट कॉरिडोर टर्मिनल है वो हम बनाएँ, बट अब हमें मौका नहीं मिल रहा है। तो अब हम इसके लिए कुछ कह नहीं सकते, हम सिर्फ कोशिश कर सकते थे कि हम चलें, बट जब ईस्ट टर्मिनल हमें बनाने को नहीं दे रहे तो हम उन्हें फ़ोर्स नहीं कर सकते। श्रीलंकन गवर्नमेंट ज़ाहिर-सी बात है कई नेशनल और इंटरनेशनल इम्पैक्ट हैं जो इनका लेटेस्ट डिसीज़न आया है। इंटरनेशनली भैया इंडिया इसको ऑफेंड कर सकती है, बट वो कुछ नहीं करे, छोटा-सा आइलैंड है, तो इसके जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक फ्रंट में हमें इनका साथ देने की ज़रूरत है। Economic isolation will not help Sri Lanka at the time when the country is taking a step to revive the economy amid pandemic। जाहिर सी बात है अगर इकोनॉमिक आइसोलेशन आ जाएगा तो जाहिर सी बात है ये हेल्प नहीं कर पाएगी कंट्री खुद को, तो इनको कोशिश करनी कि डेवलपमेंट करें। बट ये बेसिक है जो भी रिसेंट है। इसके बाद श्रीलंका और फिशरमैन के इश्यूज़ बहुत हैं बेटा। देखिए श्रीलंका फिशरमैन के इश्यूज़, कच्छतीवा आइलैंड भी है और पाल्की स्टेट के बाद जो इनकी चीज़ें चलती हैं वो है इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन है जो बनी हुई है, जो एक इशू क्रिएट करती है। देखिए इस चीज़ को यहीं पर आप समझ लीजिए, यहाँ पे क्या होता है, अगर आप ध्यान देंगे तो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन में एक इशू बहुत इंपॉर्टेंट है जो चलता रहता है, वो ये मान लीजिए कि ये हमारा लैंड है, ठीक है,
अब ये बीच से लाइन जा रही है, तो भाई बाउंड्री ऐसे-ऐसे होगी ना तो इंटरनेशनल लाइन भी टेढ़ी होती जाएगी। अब वहाँ कोई रस्सी रोक तो होती नहीं है, तो जब ये लोग फिशरमैन जाते हैं अपने ट्रॉलर लेके, तो ज़ाहिर-सी बात है कितने पानी में कहाँ हैं हमें नहीं पता चलता, तो जब भी ये पकड़े जाते हैं, तो इनको पकड़ लिया जाता है, इनको कैप्चर कर लिया जाता है, तो प्रॉब्लम होती है। और जो ये लोग ट्रॉलिंग यूज़ कर रहे हैं, ट्रॉलिंग क्या करती है, ज़मीन के बहुत अंदर तक जाती है और वहाँ से चीज़ें खींचती है, तो कहीं न कहीं नुकसान करती है एनवायरनमेंट को, तो इसको बंद करना है। पार्क वे की बात करें, तो भाई 137 किलोमीटर की स्ट्रेंथ है, जो 64 से 137 में वेरी करती है, कहीं 137 है, कहीं 64 है, तो भाई मैरीटाइम बाउंड्री भी चेंज होती रहती है। तो इससे क्या होता है, श्रीलंका कई बार क्या करती है, इंटरनेशनल ओवर फिशिंग होती है, सारे इश्यूज़ होते हैं, तो उनको बचाना है। इश्यू क्या है, ये देख रहे हैं आप, जो बाउंड्री देख रहे हैं, ये जो रेड मार्क गया है, देखिए कैसे टेढ़ा-मेढ़ा है यहाँ पर। तो इसी जगह पर आपकी प्रॉब्लम आती है, और यहीं पर जो येलो मार्क दिख रहा है, ये कच्छतीवु आइलैंड है। तो कच्छतीवु आइलैंड क्या था, ये इंडिया का था, बट 74 के आसपास इंदिरा गांधी की सरकार जब आई, तो इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये की कि इन्होंने कच्छतीवु आइलैंड इनको दे दिया। और आज प्रॉब्लम क्या है, कच्छतीवु आइलैंड जो है ये एक मिस्टेक बन गया है, लोग सब कहते हैं, तमिलनाडु भी कहती है कि हमारा होना चाहिए। तो काफ़ी इश्यूज़ अभी भी हैं उसको लेकर। तो कच्छतीवु आइलैंड में क्या होता है, जब भी फिशरमैन को प्रॉब्लम होती है या हाई टाइड आता है या अपने नेस्ट छुपाने होते हैं, तो कच्छतीवु आइलैंड इंडिया और तमिल दोनों यूज़ करते हैं। पर श्रीलंका इसके अगेंस्ट आज की डेट में है। श्रीलंकन तमिल्स कहते हैं कि नहीं, इंडियन तमिल्स नहीं यूज़ कर सकते। इसके बाद ट्रॉलिंग जो है, ये बेटा बहुत सारी प्रॉब्लम्स देती है। कच्छतीवु आइलैंड वाला भी इशू एक चल रहा है। ट्रॉलिंग से क्या होता है, फ़िशिंग टेक्निक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारे पास, हम फिशरमैन जो फ़िशिंग ज़्यादा बेहतर कर पाते हैं। एक आइलैंडर कंट्री होने के बाद भी उसे इंडिया से फ़िशें खरीदनी पड़ती हैं। इसके बाद ज़ाहिर-सी बात है, अगर कोई फ़िश ट्रॉलिंग फ़िश जो होती है, बोट होती है, वो अगर क्रॉस कर जाती है, तो 20 लाख, देखिए 15 मीटर से नीचे की बोर्ड है तो 20 लाख, 15 से 24 मीटर की है तो 2 करोड़ फाइन है बेटा। ये 24 मीटर से 45 मीटर के लिए 10 करोड़, 45 मीटर से 75 मीटर के लिए 15 करोड़ और 75 मीटर से ऊपर के लिए 17.5 करोड़ ये फाइन दिया जाता है। तो बहुत बड़ी चीज़ है भाई, फाइन के साथ भी 2 साल की जेल होगी, तो ये एक इशू बहुत बड़ा है। और कई फिशरमैन के पास इतना पैसा तो होता नहीं कि वो इनको बोट खरीदने के और बोट के बाद पैसे दे पाएँ। तो ये भाई बहुत बुरी एक इशू है। उसके बाद इंजर्ड आप देखेंगे 386 हैं, किल्ड 188 है और अभी तक मिसिंग 82 हैं जो हमें नहीं मिल पाए। फिशरमैन कंसर्स की बात करूँ, ये गलती से लाइन क्रॉस कर लेते हैं तो ये रिस्क करते हैं कभी-कभार, तो श्रीलंकन नेवल फ़ोर्स इन्हें मार भी देती है। श्रीलंकन फिशरमैन भी सेम पोचिंग में जाते हैं, वो भी जब इधर आते हैं तमिलनाडु गवर्नमेंट के आस-पास जितनी भी नेवल फ़ोर्स हैं वो उन्हें पकड़ लेती हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, ये थोड़ा मूवमेंट गड़बड़ होता है एक-दूसरे के लिए, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इम्प्लीमेंटेशन फिशरमैन के इश्यूज़ क्या हैं? तमिलनाडु क्या है, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं कि भाई कच्छतीवु आइलैंड को सीज़ करना है, क्योंकि ये भाई ये तो गलत चीज़ है, इंडियन फिशरमैन के साथ प्रॉब्लम चल रही है। तो जयललिता ने एक दिन ये भी कहा था कि हम लोग अपना इस आइलैंड को दोबारा रिट्रीव कर लेंगे, हम सेंट्रल गवर्नमेंट की इस गलती को नहीं मानेंगे। तो ये बैटल ग्राउंड है, आप देखेंगे हर एक फिशरमैन अपनी लिवलीहुड के लिए जाता है, और जब खाने की बात आती है तो रिलीजन और रूट्स बिगड़ जाते हैं और लोग अपनी कंडीशन पे आ जाते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, कच्छदीवी को चेंज करना ज़रूरी है। कच्छदीवी बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके लिए पॉलिटिक्स मेथड ज़रूरी है। आज की डेट में इसको रिज़ॉल्व करने की ज़रूरत है। कोलंबो और इन सबको एक साथ बैठना चाहिए और इस चीज़ को सॉर्ट आउट करना चाहिए, वरना प्रॉब्लम होगी। दूसरा, ट्रोलिंग जो है, ट्रोलिंग को बंद करना चाहिए। तो इन दोनों ऑप्शंस को लेना चाहिए। इमीडिएटली हमें ट्रोलिंग को भी बंद करने की कोशिश करनी चाहिए। अब अल्टरनेट सॉल्यूशन क्या है? कच्छदीवी को लीज़ पे देने की कोशिश किया जाए या परमिट किया जाए लाइसेंस, जिसके थ्रू ये लोग इसे यूज़ कर पाएँ। इसके बाद लाइसेंसिंग दी जाए, जैसे कोलंबो में लाइसेंस है वैसे फिशरमैन को लाइसेंसिंग दी जाए कि एक दूसरे के वाटर में 5 न्यूट्रिकल माइल्स तक जा सकते हैं। अगर 5 नॉटिकल माइल्स तक भी एक दूसरे के अंदर जाएंगे तो जाहिर सी बात है नेवल फोर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओल्ड एग्रीमेंट की बात करेंगे तो भाई सेक्रेटरीज ने कंसल्टेशन किया था 2013 में। उसके बाद अभी तक भाई कोई भी लाइसेंसिंग फ़िशिंग की बात होती है, इसे रिविज़िट किया जा सकता है। पर लूपिंग ऑफ द फिशरमैन देमसेल्फ, फिशरमैन खुद मिलके बेटा अगर बात करने की कोशिश करें, कंडीशन बढ़ाने की कोशिश करें, तो ये उतना रिज़ल्ट नहीं दे पाएगी जितनी गवर्नमेंट देगी। अब इनको सोचना चाहिए कि भाई कैसे इसका होगा, ठीक है? बायबैक गारंटी के साथ इन्हें जितनी ट्रॉलिंग मशीन है उनको इमीडिएटली बायबैक कर लेना चाहिए और इंसेंटिव और पर्सुएशन देना चाहिए पाक वे में। अगर वो स्विच एवर करेंगे डीप सी फिशिंग में, तो इंडियन एक्सक्लूसिव और इंटरनेशनल वाटर में, तो वो थोड़ा फ़ायदा देगी। और सोशल सिक्योरिटी रिफॉर्म्स में फिशरमैन कम्युनिटी के लिए एम्पावर करने की ज़रूरत है। डाइवर्सिफ़िकेशन करना है कि सिर्फ़ एक ऑप्शनल लाइवलीहुड के लिए फिशरमैन फ़िशिंग ना रखें और भी कुछ करें। फ़िशिंग इंडस्ट्रीज़ को खुद भी हमें इम्प्रूव करना है, क्योंकि अनटैप्ड पोटेंशियल है फूड का। हमें खुद नहीं पता उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा और उसमें वेस्टेजेस कैसे कम की जानी है, तो ये सारे इश्यूज़ हमें देखने हैं।
आइए एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न था हम्बनटोटा पोर्ट। देखिए हम्बनटोटा पोर्ट क्यों बनाना पड़ा? 18 नवंबर 2010 को श्रीलंकन प्रेसिडेंट महिंद्रा राजपक्षे ने कहा कि भैया हमें इसे बनाना है और ये बनाना हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि इंटरनेशनली हमारे पास पोर्ट की कमी है। अब देखिए मज़ेदार बात है जो लोग नहीं बताते इस वक्त आईआर में, इस टाइम पे गवर्नमेंट चल रही थी मनमोहन जी की, तो मनमोहन जी से आके श्रीलंकन गवर्नमेंट ने सबसे पहले कहा कि सर हम्बनटोटा पोर्ट आप बना दीजिए। इंडियन गवर्नमेंट ने क्लियरली डिनाई कर दिया था। ये गलती मनमोहन जी की बहुत बड़ी मानी जाती है। क्यों डिनाई कर दिया था? क्योंकि तमिलनाडु नहीं चाहता था कि इंडिया वहाँ पर कोई भी हेल्प करे, तो तमिलनाडु स्टेट पॉलिटिक्स फिर विन कर गई और आज हम बहुत कुछ उसके चक्कर में भुगत रहे हैं। तो इसके लिए बात हुई, बहुत सारी बात हुई, उसके बाद नहीं फाइनल हुआ, तो इसको बनाने का काम चाइना ने ले लिया। फर्स्ट फेज़ में 60 मीटर जनरल पर्पस बर्थ्स बनने थे, 310 मीटर की बंकरिंग बर्थ बनने थे, 120 मीटर के स्मॉल क्राफ्ट बर्थ बनने थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे बड़ी बात है हम्बनटोटा पोर्ट की डेप्थ जो है 22 मीटर है और जो हमारे पास कोलंबो पोर्ट है वो 15 मीटर ही है। तो बहुत बड़ी बात है। और जो इसमें ब्रेक वाटर की लाइन है वो 1.5 किलोमीटर की है और मिनिमम बेसिन डेप्थ जो है 17 मीटर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन में पोर्ट आ सकता था। इंडिया इसमें यूज़ कर सकता था पर इंडिया उस टाइम पे पीछे हट गया। हम्बनटोटा पोर्ट कि इसलिए कंस्ट्रक्ट किया गया क्योंकि स्वेज कैनाल के बाद लिंकिंग के लिए श्रीलंका बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर पोर्ट इसके पास थे बट बहुत हाई वॉल्यूम शिपमेंट को कोलंबो कैरी नहीं कर सकता था। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमने अदर सर्विसेज के साथ हम्बनटोटा पोर्ट बनाया। नेचुरल हार्बर था, इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स के पास था, साउथ ईस्ट एंड पे श्रीलंका के, तो ये ज़रूरी था। कोलंबो पोर्ट लॉजिस्टिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था ये। कंस्ट्रक्शन पोर्ट का जो था मैरीटाइम एक्सपर्ट के साथ था। कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट था दो एशियन सुपर पावर का, इंडिया और श्रीलंका का। बट जियोपॉलिटिकली बात करेंगे, श्रीलंका को सुप्रीमेसी चाहिए इंडियन ओशन में और नेचुरल डिफेंस पैरामीटर के चक्कर में इंडिया को भी यहाँ पे सुप्रीमेसी चाहिए। तो जब पोर्ट बना तो दोनों के साथ इश्यूज थे। फाइनली जब इंडिया ने अपनी बिड कैंसिल कर दी तो चाइना को ये फ़ायदा मिला और चाइना ने इसको बना दिया। अब इंडिया की कंसल्टेशन क्या है भाई, जब ये बना तो इसमें 11.8 मिलियन और 10 मिलियन और डायरेक्ट लगे और जाके जो प्रॉफिट था वो सिर्फ 1.8 मिलियन होता था। लॉसेस जब आने लगे इनके तो चाइना ने इसको क्या कहा कि भाई हमें लीज पे दे दो 99 साल के लिए। तो एक एग्रीमेंट साइन होता है लोन दिवाने के लिए और श्रीलंका इसको 99 साल के लिए चाइना को लीज पे दे देती है। अब चाइना ने डेप्ट टैप पॉलिसी यहाँ पर भी डिप्लोमेसी दिखाई और इस चीज़ को कैप्चर कर लिया और वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, जिसे बेल्ट रोड इनिशिएटिव बोलते हैं, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता था और ये इन्होंने कैप्चर कर लिया। इंडिया का कंसर्न ये है कि श्रीलंका ने इसे लीज पर दे दिया है तो ये इंटरनेशनल इंडिया चाइना के रिलेशन के साथ बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है, ये नहीं होना चाहिए। ऐसा पोर्ट अगर बनता है तो जाहिर सी बात है आउटसाइड पार्टी के कंसर्न के बिना ये नहीं होना चाहिए। बट एश्योरेंस है कि उन्होंने कहा है कि बीजिंग इसको सिर्फ एक ही चीज़ के लिए यूज़ करेगी जो पर्सनल कमर्शियल यूज़ है, ये किसी आर्मी यूज़ के लिए नहीं जाएगा। और स्ट्रिंग ऑफ पल्स के थ्रू चाइना ने इसको कैप्चर किया है। इंडिया देख रहा है इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे माटला एयरपोर्ट है वहाँ पर भी इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया कमिंग ईयर्स में। अब ये देखिए नीचे हम्बनटोटा पोर्ट की पिक्चर है, इस तरीके का हम्बनटोटा पोर्ट बनाया गया। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है इंडिया और इनके बीच में भी जो टाइम लगेगा श्रीलंका इंडिया के रिलेशन को सॉर्ट आउट करना है तो आपको मैरीटाइम डिस्प्यूट सॉर्ट आउट करने हैं। चाइना के कंस्ट्रक्शन को वहाँ जो बढ़ता जा रहा है उसकी मोनोपोली को डाउन करना है। इसके साथ फिशरमैन इश्यूज़ को टैकल करना है। श्रीलंकन तमिल्स के साथ ज़्यादा इंटरफेरेंस उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स में ना करके हमें श्रीलंका का साथ देना चाहिए ताकि हम उनकी गवर्नमेंट को सिक्योर कर पाएँ। तो देखिए यहाँ पे ट्राईएंगुलेशन ऑफ द टाइज बिटवीन श्रीलंका, चाइना एंड पाकिस्तान क्या इशू करेगी इंडियन ओशन रीजन में, वो थ्रेट ऑफ चाइनीज़ प्रेजेंस साउथ एशिया टैकल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो, उसके बाद थ्रेट ऑफ चाइनीज़ प्रेजेंस इन साउथ एशिया रिपीट हो गया सॉरी क्वेश्चन। तो ये दोनों क्वेश्चंस है आपके लिए, इनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, जो भी डाउट्स आते हैं एक बार लिख के देखिए, समझ में आएगा, बेहतर लगेगा तो आप प्लीज़ इसको लिखिएगा। और बाकी अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी इश्यूज़ लगते हैं, कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझसे बिंदास पूछ सकते हैं। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं, चाहे तो कमेंट बॉक्स में भी रिव्यूज़ लिख सकते हैं। कोई कमियाँ हैं, कुछ गलतियाँ हैं तो मैं इम्प्रूव करने को तैयार हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको बेहतर मिले और बेहतर मिलने में टाइम लगता है। आप समझ लीजिए बीइंग टीचर हर इंसान कोशिश करता है अच्छा पढ़ाने की, बट मैं और अच्छा तभी पढ़ा सकता हूँ जब आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और इस चैनल को लोगों तक पहुँचाएँगे ताकि हर बंदे को यूज़फुल चीज़ें मिल पाएँ। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।